हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो किसी भी कण का एग्जैक्ट पोजीशन और उसी पार्टिकल का उसी डायरेक्शन में एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था। इसमें क्या था कि कोई भी कण, उस कण का उस पोजीशन और उसी कण का मोमेंटम उसी डायरेक्शन में एग्जैक्ट उसी टाइम पे दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना या उनकी 100% एक्यूरेसी के साथ उनका निर्धारण करना असंभव है। ये मानते हैं कि जो पोजीशन में अनिश्चितता, इसका जो गणितीय रूप था वो क्या था कि उसके पार्टिकल की पोजीशन में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, पार्टिकल की कण की स्थिति में अनिश्चित यानी कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है, अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, और पार्टिकल की मोमेंटम यानी संवेग में अनिश्चितता कितनी है, डेल्टा पी एक्स। किसी पार्टिकल का मोमेंट, उसका स्थिति और उसी पार्टिकल का संवेग एग्जैक्ट यानी साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ, दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना असंभव है। तो इसका जो गणितीय रूप था वो क्या था कि किसी पार्टिकल की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और उसी पार्टिकल के संवेग में अनिश्चितता दोनों का गुणनफल एच कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता। यानी कि ये जो इन दोनों का गुणनफल है इससे कम नहीं हो सकता। ये क्या होएगा, इससे इन दोनों का जो गुणनफल है वो इससे ज्यादा होएगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल। ये जो न्यूनतम अनिश्चितता है वो कितनी आएगी, एच कट बाई 2, क्योंकि और तो इससे क्या आएगी, ज्यादा होगी। तो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता दोनों का गुणनफल एच कट बाई 2 से कम नहीं हो सकता। उन दोनों की अनिश्चितता का गुणनफल एच कट बाई 2 से ज्यादा ही होएगा। ये तो क्या है, संवेग और स्थिति में अनिश्चितता, यानी कि इसका जो गणितीय स्वरूप है स्थिति और पोजीशन उसका संवेग का, वो क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2। एच कट क्या है यहाँ पे, एच अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, और ये क्या है, रिड्यूस प्लांक कॉन्स्टेंट। तो इसकी वैल्यू आती है प्लांक कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल अपॉन 2 इंटू, तो इसको जब कैलकुलेट ये वैल्यू आती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये होता क्या है, ये तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो ऐसे सिंपल सी है कि स्थिति में अनिश्चितता और पार्टिकल के पोजीशन में अनिश्चितता एक क्षण पर दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें ये क्या है कि ये जो अनिश्चितता है वो किसी उपकरण की सुग्राह्यता अच्छी नहीं होने के कारण नहीं है। ये किसके कारण है कि जो अपन ने डी ब्रोगली परिकल्पना थी उसमें देखा था कि जो भी अपने पास मैटर है उनके पास कौन सी नेचर होती है, वेव नेचर होती है। तो ये जो अनिश्चितता आ रही है किसके कारण आ रही है, मैटर वेव्स के कारण आ रही है। तो ये इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपन किसी भी पार्टिकल की स्पीड भी बता सकते हैं और उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं। जैसे ये कोई, यहाँ पे कोई कार है, अब इसके अंदर किस स्पीड से चल रही है, यानी कि P इक्वल टू क्या होता है, v। तो यहाँ पे क्या, किसमें अनिश्चितता हो सकती है, मोमेंटम किसके बराबर,
बना रहा है mv, यानी कि उसके वेग में अनिश्चितता के बराबर मान सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल की अपन एग्जैक्ट पोजीशन भी बता सकते हैं, ये कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि और इसका जो वेग है ये भी किसी ये उस कार में लगा रहता है जो स्पीडोमीटर होता है, उससे उसकी जो पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एच का तो कोई रोल होता ही नहीं है। और इससे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, उस किस पथ से जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या फिर कौन सा उसका कर्व आ रहा है, तो उससे उसका पथ का भी निर्धारण, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है उसका भी अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। बट जो क्वांटम मैकेनिक्स, एच नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें तो जीरो होता ही है, एच का तो कोई रोल नहीं होता क्लासिकल मैकेनिक्स में, और क्वांटम मैकेनिक्स में एच नॉट से क्या आएगी, पार्टिकल में उसके पोजीशन और मोमेंटम में दोनों में से किसी एक में क्या आएगी, अनिश्चितता आएगी। यदि जैसे कोई पार्टिकल है, यदि मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं इंडिया में रहती हूँ, तो ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है। और यदि मैं कह दूं कि मैं इंडिया के इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट के इस विलेज में ही रहती हूँ, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन तो इसमें तो क्या आ गई, जो ये लोकेशन उसमें तो क्या आ गई, एक सर्टेनिटी आ गई, यानी कि निश्चितता का पता चल गया मुझे। और मोमेंटम में कितनी आ जाएगी इस चीज में, यानी निश्चितता आ रही है तो इस मोमेंटम में जाएगी अनिश्चितता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल है, कुछ कांस्टेंट राशि के इक्वल है, यानी कि इसमें ज्यादा होगी, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो हो जाएगी कम। और इन दोनों को बाय से वर्षा भी कर सकते हैं, यानी कि इसका पता रहेगा तो इसमें असन वो जो अनिश्चितता है वो उतनी ही ज्यादा आ जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, यानी कि जो मैक्रो पार्टिकल है, जैसे अपन है तो अपने पास मास भी है और अपने पास क्या है, वेलोसिटी भी है, और पी क्या होता है, एम वी, मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो पिछली क्लास में जो डी ब्रोगली परिकल्पना थी उसमें अपन ने देखा था कि जो ये जो मोटू था उसका जो मास था वो 100 kg था, तो इससे रिलेटेड अपने अपन ने वेव कैलकुलेट की थी। तो वो जो वेव आती है, यानी कि अपने से जो रिलेटेड वेव आएगी वो क्या आएगी, नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि उसको अपन इजीली आंखों से देख नहीं सकते। तो इसीलिए अपने जो अपन सब है मूव करते हैं तो अपने से जो रिलेटेड वेव रहेगी उसको अपन आंखों से देख ही नहीं सकते। तो ये क्या हो गया कि जो मैक्रो मैक्रो पार्टिकल होते हैं, यानी कि स्थूल कण जिनका आकार बड़ा हो, उनसे रिलेटेड जो वेव रहेगी उनकी वैल्यू क्या रहती है, नेग्लिजिबल। ठीक है, उनको अपन आंखों से देख नहीं सकते। बट ये जो फिनोमेना में होगा माइक्रो पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर एटॉमिक लेवल पे बात करें तो उन पार्टिकल को एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ एक ही दिशा में फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्रो पार्टिकल है, रिलेटेड वेव आती है, जैसे ये पार्टिकल है उनको तो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो पार्टिकल रहेगा। तो इनसे ये जो पार्टिकल थे ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, मेटर वेव्स की तरह, द्रव्य तरंगों के कारण इनके जो मोमेंटम और स्थिति है, इनकी एग्जैक्ट स्थिति है उसमें क्या आएगी, अनिश्चितता आती है। अब ये जो पार्टिकल है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे एसोसिएट क्या रहेगी, अपने पास वेव रहेगी, क्योंकि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर। ठीक है, उससे एसोसिएट क्या रहेगी, उसके पास वेव रहेगी, यानी कि इस पार्टिकल की संगत क्या रहेगी, एक वेव या तरंग रहेगी। तो यानी कि इसका जो लैम्बडा अपन को क्या दिख रहा है, फिक्स है, यानी कि इसका जो लैम्बडा है इस पार्टिकल से रिलेटेड वेव है उसकी
जो वेवलेंथ है वो क्या है, वेल डिफाइन है। तो इस पार्टिकल से ये वेल डिफाइन है, तो इसका मोमेंटम भी क्या कर सकते हैं अपन, कैलकुलेट कर सकते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग। और इससे क्या आ जाएगा, इसका मोमेंटम अपन को पता चल जाएगा। पर ये जो पार्टिकल है वो किस तरीके से जा रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इस वेव के ऊपर पर है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन या स्थिति अपन नहीं बता सकते। यदि एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि इसमें इस अनिश्चितता जितनी कम रहेगी, यानी कि जिस इसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता हो जाएगी, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता उतनी ही क्या रहेगी, अधिक रहेगी। अभी बताया एक्स इंटू डेल्टा पी, ये ज्यादा रहेगा तो ये वैल्यू क्या रहेगी, कम, और ये कम रहेगा तो ये वैल्यू, सॉरी, ये ज्यादा रहेगा तो ये क्या रहेगी, कम वैल्यू रहेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेव है, एसोसिएट वेव है, उसका लैम्डा यदि फिक्स है तो उसका मोमेंटम अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये जो इस वेव में कहां पर ट्रेवल कर रहा है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे ये इस तरीके से वेव है, तो इसका जो लैम्डा है वो डिफाइन नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो इस ये जो वेल है, इसके अंदर इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस पार्टिकल की। तो प्रोबेबिलिटी से इसकी क्या लोकेशन का पता चल जाएगा। अब लोकेशन का पता है तो यहाँ पे लैम्बडा क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, तो इससे मोमेंटम, उस पार्टिकल का मोमेंटम में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इनका स्थिति और संवेग में अनिश्चितता संबंध क्या आया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, यानी कि मिनिमम अनिश्चितता है वो कितनी रहेगी, एच कट बाई 2 रहेगी, और उससे ज्यादा हो सकती है। अब इसी तरह ये, और यहाँ पे देखो, यदि ये डेल्टा पी एक्स है, इसके अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता है, यानी कि इसमें अनिश्चितता कुछ भी नहीं है, 0 रहेगी, एग्जैक्ट पता है अपन को। अब इस फॉर्मूले डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच कट बाई 2 इंटू डेल्टा पी एक्स। अब पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। तो ये जो पार्टिकल है ये किस रेंज में रहेगा, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव रेंज में। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इस पार्टिकल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि डेल्टा पी एक्स एग्जैक्ट पता है, यानी कि उसमें अनिश्चितता कितनी है, 0 है, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी रहेगी, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव रेंज के अंदर रहेगी। अब रेंज है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। और इसी तरीके से यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन को एग्जैक्ट पता है, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो मोमेंटम में अनिश्चितता कितनी आ जाएगी, इन्फिनेटिव। अब सेकंड आता है समय में अनिश्चितता रिलेशन। अब इन दोनों में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई। और इसी तरह कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता कितनी हो जाती है, तीसरा इसका क्या है, यदि जेड डायरेक्शन में उसका जो कोणीय संवेग है वो कितना है, और उसका उसी डायरेक्शन में जो थीटा है, यानी कोणीय विस्थापन है, वो कितना है, थीटा जेड। तो इन में अनिश्चितता कितनी रह जाएगी, एच कट बाई 2। अब ये क्या है, एक्स पी एक्स, इनको बोलते हैं कैनोनिकल कंजुगेट। ये चरराशियां होती हैं, कैनोनिकल कंजुगेट चरराशियां एक्स पी एक्स, यानी कि ये पेयर होते हैं। और इसी तरह एनर्जी और समय का पेयर, और कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन का, जैसे ये रेखीय संवेग और रेखीय विस्थापन है ना, रेखीय विस्थापन और रेखीय संवेग, इसी तरह कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग का
जो गुण अनिश्चितता में गुणनफल किसके इक्वल होएगा, h कट बाई 2 के इक्वल। अब इसमें अब ये मान के चले कि अपन जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के अपन को पता है कि ये इनके एनर्जी लेवल रहेंगे, यानी कि इनको रहने के लिए इनकी जगह एनर्जी लेवल हो गए। ये तो क्या हो गया, ग्राउंड क्या जाएगा, एक्साइटेड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई पार्टिकल है वो किस में रहना पसंद करते हैं, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि इनकी जो ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि पार्टिकल किस में रहना पसंद करते हैं, ग्राउंड स्टेट में। वो पार्टिकल किस में है, ग्राउंड स्टेट में। फिर T2 टाइम पे भी किस में है, ग्राउंड में। तो ऐसे करके टाइम पे भी ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि अपन बाहर से कुछ एनर्जी नहीं देंगे इनको, तो ये एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में अब यहाँ पे समय में अनिश्चितता कितनी है, इन्फिनेटिव, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो इनमें ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट में टाइम में अनिश्चितता कितनी होती है, इन्फिनेटिव, रेंज है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। 1 से कितनी है, इन्फिनेटिव टाइम तक रेंज पता चल गई, तो उसमें अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, इन्फिनेटिव। अब ऊर्जा और समय में अनिश्चितता का रिलेशन क्या है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल एच कट बाई 2। अब ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, एच कट की वैल्यू रखेंगे 2, और टाइम कितना है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा ई 0। यहाँ पे क्या आई है, 0 अनसर्टेनिटी, यानी कि इसमें जो अनिश्चितता है वो कितनी है, 0 है, यानी कि जो ये एनर्जी है इसकी वैल्यू कितनी है, फिक्स है। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल की एनर्जी वो कितनी आती है, फिक्स वैल्यू के अंदर आती है। अब यदि इसी वैल्यू ग्राउंड स्टेट की बात हो गई, और अब अपन मान ले कि जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, स्टेट में है, ठीक है। जानते हैं कि जब पार्टिकल एनर्जी एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। स्टेट में तक रहता है वो 10 की पावर -8 सेकंड तक रहता है, और फिर जितनी एनर्जी दी है उसको करके किस में आ जाता है, वापस स्टेट में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम है, डेल्टा टी इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकंड तक, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी है, अनिश्चितता उसमें कितनी है, 10 की पावर -8 सेकंड। तो एनर्जी में अनिश्चितता वापस उसी फॉर्मूले से 1.034 इंटू 10 की पावर -8। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ऊपर जाएगा 10 की पावर -26 जूल, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आती है 10 की पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी में अनिश्चितता कितनी आ रही है, एक्साइटेड स्टेट में 6.28 इंटू 10 की पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टाइम में अनिश्चितता कितनी थी, 10 की पावर -8 सेकंड। ये किसके लिए है, एक्साइटेड स्टेट के लिए। और ग्राउंड स्टेट में टाइम में जो अनिश्चितता थी वो कितनी थी, इन्फिनेटिव, और ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आती है, फिक्स वैल्यू आती है, यानी कि 0 अनसर्टेनिटी वहां पे अपन को प्राप्त होती है। अब ये तो हो गया अनिश्चितता का सिद्धांत। ये किसके कारण हुआ, ये कोई जो अपन मेजरमेंट ले रहे हैं, इनके लिए जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनकी सुग्राह्यता अच्छी नहीं है, यानी कि उनकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है उपकरण की, इसकी वजह से नहीं हो रहा। ये किसकी वजह से हो रहा है कि जो अपने पास मैटर होते हैं, पार्टिकल नेचर है उनके पास, और उनकी वेव नेचर के कारण ये सब होता है, यानी कि मैटर की या पार्टिकल की ड्यूल नेचर के कारण ये सब हो रहा है। अब आता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या होते हैं, कि इसका यूज किस किस में कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कि नाभिक में
इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व। तो अब अपन जानते हैं कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग थी उसके अंदर जो नाभिक का जो आकार था वो कितना आता है, इतनी मीटर, 5 × 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है जो नाभिक का आकार होता है। ये किससे पता चला था? रदरफोर्ड प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, उससे जो नाभिक का आकार वो कितना आता है, 5 × 10⁻15 मीटर। अब अपन क्या कर रहे हैं, नाभिक में, तो ये नाभिक का आकार कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻15 मीटर। और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। तो अपन ये लेके चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में पाया जाता है, नाभिक में। तो ये पता है कि नाभिक में नहीं होता, कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे कि क्या आता है। तो अपन क्या मान के चल रहे हैं कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग थी, अल्फा स्कैटरिंग, उसके अंदर जो नाभिक का जो साइज होता है वो कितनी कोटि का होता है, 5 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन भी किस में रहेगा, इसी रेंज में रहेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें नाभिक में मान रहे हैं तो ये के अंदर रहेगा, और उसकी स्थिति में अनिश्चित डेल्टा एक्स, और ये क्या है, उस नाभिक की रेडियस 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये पता चला कहां से आया कि इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा, नाभिक के अंदर। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से अनिश्चितता सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता। अब न्यूनतम अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, ये होता है न्यूनतम किसके इक्वल होगी, h⁻² से, और इससे क्या रहती है, ज्यादा रहती है। हाइजेनबर्ग के जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग किसके बराबर हो जाएगा, h⁻² से। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल h⁻²। तो डेल्टा पी एक्स निकालेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, h⁻², और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻15, और एच कट की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा पी एक्स इक्वल लिख लिया ना पहले, ठीक है, ये तो हो गया। और ये h⁻² की वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻⁻34। तो संवेग में न्यूनतम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, अब ये 10 14 और इतने इसकी पावर -20, और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता कितनी हो जाएगी। अब इसको न्यूनतम अनिश्चितता यानी कि इसको डेल्टा, इसको पी मिनिमम मान लेंगे। इस जो अनिश्चितता है इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता के इक्वल हो जाएगी न्यूनतम संवेग के इक्वल। तो ये कितनी आई है, 1.054 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे कि जो आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक के अंदर यानी आपेक्षिक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, आइंस्टीन के आपेक्षिकीय ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशन।
तो इसमें होता है ई मिनिमम प्लस C4, ये होता है का रूट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग है इसलिए P मिनिमम और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। अब अपन जानते हैं कि m नोट जो C स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी आती है 511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास और C लाइट की स्पीड, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किस में आएगा जूल में, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो कितना आता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की तुलना में क्या रहती है, नगण्य रहती है। एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, इस एम नोट सी स्क्वायर की वैल्यू ये, और इसके स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी तुलना में क्या रहती है, नगण्य रहती है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर मिनिमम और सी स्क्वायर किससे जाता है एम नोट सी स्क्वायर 4 से। पुट करेंगे तो ये ई मिनिमम कितना जाएगा, ये नेग्लिजिबल मानेंगे इसको, पी स्क्वायर सी स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो पी मिनिमम इंटू सी आ जाएगा। अब यहाँ पे पी मिनिमम की वैल्यू कितनी थी 8.054 इंटू 10 की पावर -20। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, बीस स्पीड ऑफ लाइट 3 गुना 10 की पावर 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, जूल। तो ई मिनिमम कितना जाएगा, अब इसको 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपन ये मान लेंगे कि जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये मान के चल रहे हैं कि वो नाभिक में है। तो नाभिक में है तो उसकी रेडियस की, उसकी रेंज के अंदर रहेगा, और उसकी रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि उस रेंज में रहेगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन को पता चल गई, और उससे क्या निकाल लेंगे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, तो वो कितनी आ जाएगी एच कट बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स, और वो आती है 1.054 गुना 10 की पावर -20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब उसकी एनर्जी यानी कि देखना है कि नाभिक उसमें नाभिक यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है तो उसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेट किए तो उससे कितनी आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब अपन जानते हैं कि न्यूक्लियर के अंदर आता है पेपर थर्ड के अंदर कि जब नाभिक है स्टेबल न्यूक्लियाई है उसका जब डीके होता है बीटा डीके, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास जो एनर्जी मिली थी बीटा के अंदर वो 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ करके ये मान लो, उनके पास एनर्जी कितनी होती है 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अब अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में रहने के लिए ये अपन मान के चल रहे थे कि वो किस में पाया जाता है नाभिक में पाया जाता है, तो उसके पास नाभिक में रहने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता रहेगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अपन ने देखते हैं कि जो बीटा डीके होते हैं, जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डीके होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके पास एनर्जी कितनी होती है 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है उसके पास। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी पाई गई 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे क्या है नाभिक में रहने के लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब इसके पास है इतनी एनर्जी कम, कितनी आ रही है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, तो क्या नाभिक में रह सकता है इलेक्ट्रॉन, नहीं रह सकता, क्योंकि रहने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी की
रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन क्या कह सकते हैं, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि उसको रहने के लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन।